नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। ये देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बातें। बाजार में अच्छी शुरुआत के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है और ऊपर के स्तरों पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर पे अगर हम निफ्टी की बात करें। हालांकि स्ट्रेंथ है सभी तरफ, लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है और ऐसा लगता है कि निफ्टी तो फिलहाल अटक रहा है, पर निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है नया हाई बनाने की और ये एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है इनफैक्ट निफ्टी के लिए भी। लेकिन इस वक्त हमारी नजर है वायदा कारोबार की एक्सपायरी पे। आज मंगलवार हो चुका है, 2 दिन बाकी हैं और 2 दिनों में पूरा का पूरा फोकस बाजार का वायदा कारोबार पर रहने वाला है। तो अब तक अगर आप देखें तो आईटी और फार्मा ये 2 सेक्टर हैं जहां सबसे ज्यादा रोल ओवर होते हुए नजर आए। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईटी ने एक तरफ बॉटम बनाया है, तेजी पकड़ रहा है और दूसरी तरफ फार्मा में अभी बॉटम बनाने की कोशिश जारी है। हर रोज कुछ बुरी खबरें आती हैं, लेकिन यहां पे रोल हो रहा है। इंटरेस्टिंगली नजर रखनी चाहिए आपको कि क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे आगे। आज अगर आप देखें तो जहां रोल पिकअप हुए हैं पावर, बैंकिंग, टेलीकॉम, यहां पर रोल ओवर्स पिकअप हुए हैं, तो उम्मीद करें कि अब ये भी आईटी और फार्मा के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जो पोजीशन बन रही है पुट की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्च सीरीज में लगातार हम आपसे कह रहे हैं 9000 9200। देखिए ये रेंज बरकरार है, 9000 के नजदीक जाता है, बाजार में उछाल आता है, 9200 की तरफ बढ़ता है, बाजार फिर कमजोर हो जाता है और इसी बीच में कहीं एक्सपायरी होगी। कहां होगी ये कहना हालांकि इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रेंज कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो ये नीचे का एंड है ना 9000 का, जहां से हमने एक सरप्राइज अपमूव देखा है पिछले 2 दिनों में, अप्रैल में भी 9000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है। यानी मार्च में तो ट्रेडर्स को भरोसा है ही कि नहीं टूटेगा, अगले दो दिन और 1 घंटा जो बचा है उसके बीच में 9000 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, लेकिन अप्रैल में भी 9000 एक बड़ा बेस रहेगा, ये उम्मीद है। तो 9000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब मेक और ब्रेक रॉक सॉलिड बॉटम बनाने की कोशिश यहां पर बुल्स कर रहे हैं और कॉल राइटर्स बहुत ऊपर चले गए हैं। 9500 पे है कॉल राइटर्स, यानी इस वक्त एक्सपायरी से 2 दिन पहले अगली सीरीज की जो रेंज ऑप्शन राइटर्स देख रहे हैं वो है 9000 से 9500। तो बड़ा बुलिश मूड है आज तक। पुलिस जरूर है और आप देखिए 9100 के आसपास ही ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हल्का सा नीचे आया था उस लेवल से, लेकिन 9088 यही दिन का लो है, उससे ज्यादा हमने एक स्लाइड नहीं देखा है। सेंसेक्स भी अगर आप देखेंगे 180 अंकों की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ, तो डेज हाई के करीब भी ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेज हाई से हम सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है इस समय। मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, इनफैक्ट यहां पर हाईस पर ही कारोबार देखने को मिल रहा है, 17032 के लेवल्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में ही उतना जोश, लेकिन बैंक निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में आज सरकारी बैंकों की बजाय निजी बैंकों ने कमाल दिखाया है और ढेरों ऐसे स्टॉक्स है जिस पर हम आगे नजर डालेंगे जिसमें तेजी आई है, जिसके चलते ये इंडेक्स लगभग 1% ऊपर। तो आज कहां है हमारी नजर इस कार्यक्रम में? मार्च सीरीज की एक्सपायरी क्या 9100 के ऊपर हो पाएगी? हमारे साथ सीएनबीसी आवास का ब्रोकर्स पोल आ चुका है हमारे पास, वो आपको बताएंगे। एक्सपायरी के 2 दिन पहले गौरव बिस्सा की जोरदार कमाई वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानेंगे और साथ ही कल कोटक महिंद्रा बैंक कर सकता है बड़ा ऐलान, तो इस वक्त क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, इस पर भी होगी चर्चा। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी और पसंदीदा शेयर्स बताने के लिए, और इसके अलावा हर रोज की तरह से कुछ ही देर में लेकर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 बजे बीटीएसटी या एसटीबीटी, यानी आज लगाओ कल कमाओ की रणनीति तो होगी। और स्टॉक्स जिनमें आज हम सबसे ज्यादा हरकत देख रही है आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए इंडेक्स मजबूत है तो गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं जो इंडेक्स को लीड कर रहे हैं। आज यहां पर टाटा मोटर्स का डीवीआर 2-2.5% ऊपर, जीव, भारतीय इंफ्राटेल, एसीसी, एशियन पेंट्स जैसे नाम दिखेंगे जहां पर हमने देखा है अच्छी खरीदारी हो रही है, 1.5 से 2% तक के मूव्स देखे गए हैं। लेकिन सेक्टर्स में आते हैं तो बैंक में निजी बैंक एक्सिस करीब 3% ऊपर, एचडीएफसी में लगभग 2-2.5% की बढ़त, आईसीआईसीआई, डीसीबी, धनलक्ष्मी जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। मेटल्स में चमक है और स्टील कंपनियों में आप देखिएगा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा मेटालिक्स, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वेदांता में भी लगभग 1 से 2% का मूव आया है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहां पर खरीदारी अब जोर पकड़ रही है और लगभग 4-5% से ज्यादा का एक्शन। मद्रास फर्टिलाइजर अब 10% ऊपर, मैंगलोर में करीब 8% की तेजी बनती दिखाई दी, तो बहुत ही स्विफ्ट रैली इस स्पेस में आई है। इसके अलावा आप ध्यान दें तो एनबीएफसी शेयरों में भी काफी एक्शन है। इनफैक्ट सुबह से एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मनप्पुरम, कैपिटल फर्स्ट, सैटिन क्रेडिट ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर अब पिकअप हम देख रहे
हैं। मिड कैप के कुछ उम्दा खिलाड़ी, डीवीज लैब इनफैक्ट ये तो 20% के अपर सर्किट पर था, तो इस पर एक चेक लेंगे आगे। नवनीत एजुकेशन, गॉडफ्रे फिलिप्स, ARSS, टेक्समो पाइप, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर तेजी का मूव जरूर देखा गया है। और आइए बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स की। निफ्टी पर सबसे पहले होगी हमारी नजर और निफ्टी इस वक्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये आप देख रहे हैं चार्ट, ये हाल के दिनों के जो निफ्टी के हाईज हैं आपके सामने इस वक्त करीबन 2 हफ्तों के ये चार्ट हैं। तो पिछले हफ्ते के स्विंग हाई 9,200 के ऊपर जो हमने बनाए थे वो आपके सामने है। इसके बाद पिछले शुक्रवार का हाई, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, आज हमने बिल्कुल इसी पर एक रेजिस्टेंस लिया है और अब इसके ऊपर निकलना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक दायरा बन रहा है, दोनों तरफ एक नीचे से सपोर्ट लाइन आ रही है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है और एक वेज बनता हुआ सा नजर आ रहा है। अब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं मिलता तब तक अगला मूव साफ नहीं होगा। ब्रेकआउट के लिहाज से अगर आप देखें तो 9,100 के ऊपर निकलना और टिकना इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेकडाउन के नजरिए से देखें तो 9,020 के लेवल से नीचे जाना, यानी अभी 80 पॉइंट की रेंज है। सवाल ये उठता है कि एक्सपायरी करीब है, 2 दिन बाकी है और 1 घंटा आज का, तो क्या अगले 2 दिन और 1 घंटे में इसी 80 पॉइंट की रेंज में मार्केट कहीं घूमेगा, 9,050 के आसपास कहीं एक्सपायर हो जाएगा, या फिर हम कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखेंगे और बड़ी वोलेटिलिटी आएगी? क्योंकि अगर ये ऊपर निकलता है तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर ऊपर निकला और ऐसी स्थिति में पहला टारगेट जो यहां पर बनेगा आपके लिए वो है करीब 9,135 का, और उसके ऊपर फिर जो स्विंग हाई थे उनको फिर से हासिल करने की कोशिश हो सकती है। यानी हम बात कर रहे हैं 9,218 के करीब जो हमने हाइस बनते हुए देखे थे पिछले हफ्ते, तो वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। 9,135 का पहला टारगेट और फिर उसके ऊपर के टारगेट, लेकिन बशर्ते कि ये ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो। तो इस दायरे में फिलहाल निफ्टी फंसा हुआ है। अब ये किस तरफ जाएगा? अगर ये निफ्टी बैंक पर डिपेंड करता हो तो हम कह सकते हैं कि शायद ऊपर की तरफ जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि वही चीज देखिए, पिछले 2 हफ्तों के चार्ट निफ्टी बैंक के आर्ली कैंडल से इस समय आपके सामने ये था स्विंग हाई, और आज हम इससे ज्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट मुमकिन है कि आज कल में आप निफ्टी बैंक के नए स्विंग हाई बनते हुए देखें। तो निफ्टी एक तरफ अपने हाल के हाई से बहुत नीचे है, और स्विंग हाई की ऑल टाइम हाई कहना चाहिए, उससे अभी 100-125 पॉइंट नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक अपने हाइस के काफी करीब पहुंच चुका है और कोशिश कर रहा है उसको छूने की। तो इस लिहाज से निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखना होगा कि निफ्टी की कमजोरी को देखकर निफ्टी बैंक भी नीचे आएगा दायरे में, या फिर निफ्टी बैंक या बैंकिंग स्टॉक निफ्टी को ऊपर खींच कर ले जाएंगे। ओवरऑल मार्केट का क्या रुख है आज वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपके सामने लेकर आएंगे, जो निफ्टी या सेंसेक्स नहीं पूरे बाजार की तस्वीर दिखाता है। कल के मुकाबले आज तस्वीर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और बाजार काफी बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो अंडरटोन काफी स्ट्रांग है और आज के इस उछाल को ब्रॉड मार्केट का सपोर्ट है, मिड कैप और स्मॉल कैप का, ये हम कह सकते हैं आज तक। डेफिनेटली सो। और इस बीच क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कहां पर मौके हैं फिर तेजी की पोजीशन लेने के, और साथ ही एक्सपायरी के लिए क्या तैयारी होगी, इस सब पर हम बात करेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ गौरव बिस्सा बने हुए हैं। गौरव, हमने एक पोल कराया है और इसमें देखिए जो 42% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 9100 से 9200 के बीच वो एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, और बाकी 9100 से 9150 31%, 9100 के नीचे 23% लोग कह रहे हैं एक्सपायरी की संभावना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों की उम्मीद यही है कि 9150 से 9200 के दायरे में वो एक्सपायरी होती दिखाई देगी। आज 9,095-96 के आसपास इस समय निफ्टी अटक रहा है। आपका गट क्या कह रहा है, आप इस डेटा को कैसे पढ़ रहे हैं, कहां पर एक्सपायरी की उम्मीद और क्या स्ट्रैटेजी फिर? गौरव, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता है, वहां पर कुछ ऑडियो प्रॉब्लम होती हुई, लेकिन एक चेक लेंगे गौरव से, समझेंगे कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए एक्सपायरी के लिहाज से। हमारे साथ अब तक मेरे ख्याल में रजत बोस जुड़ गए हैं। रजत, गुड आफ्टरनून। क्या स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं आप एक्सपायरी के लिए, और कितने चांसेस आपको लगते हैं कि 9150 से 9200 के बीच इस सीरीज की समाप्ति हो? देखिए, इसमें मेरा कहना यह है कि मैं मानता हूं कल 9,100 से लेके 9,150 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा दिख रहा है। उसी हिसाब से मैंने जो सोचा है कि 9,130
के टारगेट मान के आज के दिन खरीदारी करना चाहिए। 9150 पार करके कल क्लोजिंग देगा। स्पाइक में हो सकता है वहां पे पहुंच जाए एक बार, बट वहां सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा तो उम्मीद थोड़ा कम है। बट डेफिनेटली एट लोअर लेवल्स यू शुड बाय एंड टुमारो यू वुड गेट हायर लेवल्स, वही हम सोच रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं। गौरव से क्या हमारा संपर्क हो पाया है? गौरव को शायद हमारी आवाज अब आ रही है। जी बोलिए। जी गौरव, हम बात कर रहे थे कुछ और स्टॉक्स की जिन पर नजर होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं वो स्टॉक्स जिन पर हमने अच्छा पिकअप होते हुए देखा है रोलओवर्स का, और उस पर आपकी राय लेते हैं। अडानी पावर सबसे स्ट्रांग पिकअप आज कहा जा सकता है, 40% के ऊपर अब ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस पावर भी पीछे नहीं है और यहां पर भी रोल करीब 40 के आसपास पहुंच चुके हैं, हालांकि मूवमेंट वहां पे इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिली है। सीईएससी एक और स्टॉक है, तो ये पावर सेक्टर है जहां पर हम आज काफी रोल्स होते हुए देख रहे हैं। क्या कॉल है आपकी इन पे? देखिए, काफी इसमें अच्छे अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने थे और इसमें ऐड किया तो पावर ग्रिड में आपको अच्छे पोजीशंस देखने मिल जाएंगे रोल होते हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अग्रेसिव प्लेयर्स है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक डिप आपको देखने मिल सकती है। मोमेंटम स्ट्रांग है। अदानी पावर स्पेशली 40.5 के ऊपर आपको 41-42 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। 41.5 से 42 के लेवल यहाँ पे नहीं बाय करना चाहिए, बाय अबाउट 40.5। सिमिलरली आर पार की बात कीजिए तो 48-50 के ऊपर ये क्षमता रखता है 51 की लेने के लिए, तो मैं फिलहाल थोड़ा वेट करूंगा, ऊपरी लेवल से बाय करूंगा। डिप का इंतजार ना करके ऊपरी लेवल से बाय कीजिए तो ब्रेकआउट के लेवल से वो। फिलहाल पावर, अदानी पावर में पोजीशन ली जा सकती है। रिलायंस कैपिटल एक और स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन 11% से ज्यादा का है, लगभग 10 लाख शेयरों का एडिशन होता दिखाई दे रहा है और रोल्स की पोजीशन भी 32% के आसपास। क्या किया जाए? इसको 614-615 के ऊपर ही बाय कीजिए, वहां पे आके बार स्टॉक अटक रहा है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कतें दे सकते हैं। तो 614 का सस्टेन होता है तो ये 630 के लेवल आपको दिखा सकता है, तब आपका स्टॉप लॉस 608 का होगा। यहाँ पे फिलहाल उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये बताइए फिलहाल गौरव, आप इस एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करेंगे अब जो हमारे पास वक्त बाकी बचा है 2 दिन और 50 मिनट का? देखिए, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, निचले लेवल्स पे अच्छी बाइंग वगैरह भी इमर्ज हो रही है। मैं जो सही इंडिकेशन आ रहे हैं वो ये है कि वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो 9150 का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। करंट सीरीज का 1415 के आसपास होगा, उसको आप 4-5 रुपये स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर को 40 रुपीज के लेवल दिखा सकते हैं। ओके, ये फिलहाल स्ट्रैटेजी गौरव ने खास तैयार की है कि 9150 का कॉल खरीदिए और इसमें टारगेट करीब 40 रुपीज का रखा जाए। एक्सपायरी के लिहाज से ऑफकोर्स एक इंटरेस्टिंग प्ले दिखाई दे रहा है। गौरव, आपसे लेंगे इजाजत। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इस बीच ब्रेक में जाते जाते एक बार मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते, क्योंकि ये कुछ कूल ऑफ कर रहा है। आपको याद होगा लगभग 1% तक की तेजी थी, अब ये 0.5% ऊपर है। 89 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या वहां पर भी थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली आती दिखाई दे रही है। ये इंडेक्स फिलहाल 90-91 अंक ऊपर है। भारत फाइनेंशियल एक स्टॉक है जो बहुत तेजी से गिरा है, उस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। 3% के आसपास का स्विंग आप देख सकते हैं। 876 का हाई था, वहां से 30 रुपए नीचे आता हुआ अब ये स्टॉक दिखाई दे रहा है और अभी आप देखिए जो बहुत जोर से शार्प कट आया है इस स्टॉक में। तो इन स्टॉक्स पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रजत तो जुड़े हैं, साथ ही प्रकाश दीवान भी जुड़े। आखिरी सौदा में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अल्टामाउंट कैपिटल के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और रजत के बोस.com के रजत बोस हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। इस बीच देखिए, भारत फाइनेंशियल्स में हमने तेज गिरावट आते हुए देखी और जिस खबर पे सभी की नजर है, अटकलें बहुत सी चल रही हैं कल शाम से ही कि कोटक महिंद्रा बैंक ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये जानकारी आ रही है कि वो फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों पैसे जुटा रहे हैं और क्या करेंगे, क्या कुछ निकल कर आएगा? प्रकाश, करीब 16-17% इक्विटी है, तो अब इसके ऊपर और फंड रेज करने की जरूरत तो तभी पड़ती है जब आप कोई बड़ा एक्विजिशन करने जा रहे हो। इनफैक्ट उसके लिए भी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप आरबीआई के नॉर्म्स देखें तो हमेशा वो इक्विटी स्वैप के जरिए एक्विजिशन का वो रहा है, उन्होंने प्रेफरेंस दिया है कि ताकि हॉस्टाइल टेक ओवर्स
ना हो और जहां वैल्यू है वहीं दो बैंक्स का, दो बिजनेसेस का विलय हो, जिससे साइनर्जी हो और इन्वेस्टर, कस्टमर और इन्वेस्टर इंटरेस्ट बना रहे। सो मुझे लगता है कि जो फंड रेजिंग प्लान्स है, दिस इज जो अनाउंसमेंट आ सकता है बोर्ड मीटिंग से पहले। बोर्ड मीटिंग में तो फंड रेजिंग के विकल्पों की बात है और डिसीजन एक औपचारिक तौर पर लिया जाएगा। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोटक साहब की, उसमें हो सकता है वो रोड मैप बताएं कि उनका जो डाइल्यूशन होना है उस पर काफी अटकलें लग रही हैं कि वो क्या करेंगे अपना स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए, किसको देंगे, नए पार्टनर्स कौन आएंगे। तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई, प्रॉब्ली सीकिंग टू क्लैरिफाई। और उस दरमियान अगर कोई आइडिया, अंदेशा मिलता है कि वो करेंगे तो कोई एनबीएफसी मेरे हिसाब से मेक्स मोर सेंस। और कुछ अच्छी एनबीएफसी हैं अवेलेबल जहां पे कोटक के लिए एक बिजनेस वो भी बनता है, एक्सटेंशन बनता है। कई एएमसीज हैं जो आज मिल रही हैं या मिल सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे एक्सपेंशन बैलेंस शीट का बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और कोटक की वैल्यूएशन ऐसी है कि आज इस पैसे को लेके, इस इक्विटी को लेके कोई एक्विजिशन करें तो मेरे ख्याल से इट विल बी एट देयर पीक। ओके, ये मुमकिन है कि यहां पर कोई एक्विजिशन होता हुआ नजर आए। तो भारत फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा थी, भारत फाइनेंशियल्स तो अब लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे भी तमाम विकल्प, तमाम एनबीएफसीज के नाम प्रकाश लिए जा रहे हैं। क्या और कोई आपको दिखता है? देखिए जैसे आपके सामने एमएनएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मनप्पुरम, कैपिटल फर्स्ट, सैटिन क्रेडिट केयर। बिल्कुल, मतलब अब वैसा है कि स्वयंवर रचने की तैयारी हो रही है तो बहुत सब रेडी होंगे नाम। बट पॉइंट इज कि साइनर्जी कहाँ है पृथ्वी, और कोटक बैंक को अपने खुद के सिस्टम्स और प्रोसेसेस के अलावा कहां और बेनिफिट मिल सकता है। तो एक तो देखिए गोल्ड फंडिंग बिजनेस है जो इनके पोर्टफोलियो में नहीं है, उसके साथ साथ एक छोटा सा एमएफआई बिजनेस और वो भी आ जाता है। हो सकता है दूसरा जो इनका ऑटो लोन्स पे फोकस, कुछ सालों पहले जब इन्होंने बैंक में ट्रांसफॉर्म किया तो इनके जो एनबीएफसी, कोटक प्राइमस, वो सब जो थे वो बंद हो गई थी, मतलब वो फोकस हट गया था। तो हो सकता है ऑटो साइड में भी जो किसी की बुक अच्छी है और रूरल मार्केट्स में जहां प्रेजेंस है जो इनका नहीं है, क्योंकि कोटक इज अ वेरी अर्बन बैंक, इज अ वेरी, ये सब तो एमएनएम फाइनेंशियल की तरफ जा रहा है मुझे लगता है। हो सकता है तो उसमें और वहां पे एक रिश्ता पुराना भी है, कंफर्ट है, ये भी नहीं है कि कोई हॉस्टिलिटी की कोई बात ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगा जो भी करेंगे। और कोटक साहब हमेशा करते हैं, उन्होंने देखिए उनकी हिस्ट्री ग्रोथ की रही है थ्रू पार्टनरशिप एंड अलायंसेज। उन्होंने ओल्ड म्यूचुअल के साथ किया, उन्होंने फोर्ड क्रेडिट कंपनी के साथ किया, उन्होंने पहले जेपी मॉर्गन के साथ किया हुआ है। तो हर जगह उनके जो ग्रोथ का वो फैक्टर रहा है, इट हैज ऑलवेज बी वेरी टाइमली डन। सो आई एम श्योर इसमें भी कहीं ना कहीं कोई शेयर धारकों के लिए अच्छी चीज होगी। फिर फंड रेजिंग करने की जरूरत है, वो थोड़ा सा फिर भी डाउटफुल लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी कंपनी एक्वायर करनी हो तो आप जरूरत नहीं है पैसे की है, बट हो सकता है। तो इसलिए जो एक्सिस बैंक वाली बात चल रही थी कि शायद सरकार से स्टेक खरीदने की तैयारी करें, आज नहीं तो जब भी सरकार बेचे तब एक मौका बना रहेगा। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि फंड रेजिंग जब आपको इमीडिएट बेसिस पे यूज करना है, डिप्लॉय करना है। आज उसके अलावा माहौल ऐसा है कि फंड रेजिंग में कोई करता है तो इट्स अ टाइमली वे टू रेज मनी ऑल्सो। एट व्हाट कॉस्ट यू रेज मनी इज इम्पोर्टेंट। आप जो येस बैंक का हमने एग्जाम्पल देखा है, यही चीज 3 महीने पहले बड़ी महंगी लग रही थी और आज 2.5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो माहौल का बहुत वो रहता है। तो जो फिजा है अभी पॉजिटिव है फंड रेजिंग के लिए, और उसमें अगर करे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, एज अ बैंक बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स के लिए, नए इन्वेस्टरों के लिए अलग चीज है। बट आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू कीप योर वॉर चेस्ट, जिसको कहते हैं, रेडी। जब मौका लगे तो कोई चीज को हासिल करने में फिर आसानी हो जाती है। स्टॉक 0.5% नीचे है, लेकिन इसके साथ ही हम भारत फाइनेंशियल देख रहे थे जो काफी तेजी से स्लाइड कर रहा है, 5% की गिरावट इसमें आ गई है। रजत, इस पर एक टेक चेक दीजिए, कितनी और गिरावट की संभावना दिख रही है भारत फाइनेंशियल सर्विसेज में? कि ये जहां पे अभी पहुंचा है वहां पे अगर बंद कर दे तो ये एक मेजर रिवर्सल पैटर्न होगा, और जिसका मिनिमम प्रोजेक्शन 750 रुपये का आता है, उसी के नीचे जाएगा तो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहाँ बंद करता है आज के दिन वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिर भी हम ये कहना चाहूंगा कि 820 के नीचे बंद करने से इसमें खतरा रह ही जाता है, और 800 के नीचे बंद होने से ये बहुत ही वीक हो जाएगा। तब 750 जाने की इतना देर नहीं लगेगा। एंड ओवरऑल ये जो पुल बैक रैली था जिसमें ये क्या ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस करके ऊपर आया था, तो अभी दिस करेक्शन इज ओवर ड्यू। ये ऐसा एक करेक्शन ही समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक 750 ना टूटता है उसको हम लोग करेक्शन ही मानेंगे। ये लेकिन बड़ा बेतहाशा गिर रहा है और इस तरह से गिरावट आ रही है जैसे किसी को अंदाजा लग गया हो कि कल कुछ भी हो रहा हो, लेकिन
भारत फाइनेंशियल्स का एक्विजिशन तो अनाउंस नहीं होगा, तो जो भी ट्रेडर्स स्पेक्युलेटिव पोजीशन लेकर खड़े हों उन्होंने बिल्कुल बेचना शुरू कर दिया। ऐसा दिखाई देता है यहां से 60 रुपए नीचे अभी ये स्टॉक करीब 57 रुपए नीचे पहुंच चुका है भारत फाइनेंशियल्स का, तो इस पर नजरें होंगी। लेकिन आइए देखते हैं इसके अलावा जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं M&M फाइनेंशियल्स में काफी हद तक, बाकी हमने देखा मनप्पुरम, एडलवाइस, यहां पर भी काफी अच्छे वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिहाज से आप देखिए M&M फाइनेंशियल्स में औसत से दुगने वॉल्यूम है, मनप्पुरम में करीब 1.5 गुने वॉल्यूम है, एडलवाइस से तो कोई डील होने की संभावना है नहीं, लेकिन ये स्टॉक भी काफी मजबूत दिखाई देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ। इनके चार्ट से रजत कहां बाई बनता है? इसमें M&M फाइनेंशियल्स ये अच्छा लग रहा है। इसमें एक बार ऊपर में ये 340 345 का रेंज पार करके चले तो और भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। और यही हो सकता है इसी के बारे में कुछ कल ये आ जाए, क्योंकि ये आपने जितने कंपनी का नाम लिया इसका चार्ट देखते हुए टेक्निकली सबसे अच्छा लग रहा है। ओके, तो बेस्ट प्ले इस लिहाज से ऑफ कोर्स M&M फाइनेंशियल इस समय, और शॉर्ट की पोजीशंस खड़ी की जा सकती हैं भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में। लेकिन देखिए कुछ और काउंटर्स जिसमें हम देख रहे हैं आज काफी ट्रैक्शन है। टाटा मोटर्स का DVR काफी चहक रहा है। इनफैक्ट इसमें पहले अपडेट ये था कि मॉर्गन स्टैनली ने शायद पोजीशन अपनी स्टॉक बेचे, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की ओर से वो हुआ। प्रकाश, आपकी क्या राय रहेगी? टाटा मोटर्स DVR, कल से हमने देखा दोनों स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट। देखिए इसमें दो चीजें हो रही है चला, एक तो टाटा मोटर्स की जो छवि पहले थी कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, चाहे पैसेंजर कार हो या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, और लड़खड़ा रहे हैं और बाकी सब प्लेयर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे इन्होंने इनकी जो लीडरशिप चेंज हुई है, जो नए इनके CEO कुछ समय पहले आए, उन्होंने काफी ड्रामेटिक और रेडिकल चीजें करना शुरू की हैं। एक तो इनका एक बहुत बढ़िया लॉन्च हुआ, एक पहली चीज वो थी जो बीच में एक जो रेस कार की जो बात की इन्होंने, टामो करके जो ब्रांड इन्होंने क्रिएट किया है। दूसरा ये इलेक्ट्रिक कार्स में अब बहुत बड़े उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे। इनके जो कोलैबोरेशन और डिजाइन एलिमेंट का जो चेंज है, इन्होंने हेक्सा करके गाड़ी लॉन्च किया, आपने सुनी होगी, जो पहले आर्या जिसका नाम था उसी को अपग्रेड किया है, और उसके रिस्पांस उसका बहुत बढ़िया है, बुकिंग बहुत अच्छी है, यहां तक कि परफॉर्मेंस लोगों ने जो ट्राई की वो भी अच्छी दिख रही है। तो जो चैनल चेक से उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दे सीम टू बी गेटिंग देयर एक्ट टुगेदर, तो वो है। हाँ, ये है कि ये सब चीजों को समय लगता है, क्योंकि जो बीमारी है वो भी बड़ी लंबी रही है, तो उसका जो सोल्यूशन रहेगा उसको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो थोड़ा उस वजह से एक चेंज ऑफ मूड है, बट आई वुड स्टिल नॉट रिकमेंड अ बाई, क्योंकि ऑटोज में थोड़ा मेरे हिसाब से एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद एक री रेटिंग थोड़ी सी नेगेटिवली भी हो सकती है, क्योंकि नंबर्स माई नॉट भी जितने हमने सोचे थे डिमोनेटाइजेशन के बाद अच्छे रहेंगे। वो एक क्वार्टर तो अच्छा गया है दिसंबर का, बट मार्च के आंकड़े शायद इतने रोबस्ट ना हो सभी के, इंक्लूडिंग मारुति, M&M सब, तो उसकी वेट की जाए और फिर पोजीशन बना लीजिए। चलिए, जल्दबाजी ना करें स्टॉक्स में खरीदारी करने की। लेकिन एक स्पेस जहां पर लोग चूक नहीं रहे हैं पोजीशन लेने से, वो है फर्टिलाइजर कंपनियां। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते चंबल फर्टिलाइजर, जो अब तक शांत था, इसमें अब पिछले 20 मिनटों में 1.5% का मूव आया है। JSFC में हम देख रहे हैं, GSFC में खरीदारी, कोरमंडल जैसे काउंटर्स में ट्रैक्शन, और सुबह में जो तेजी थी वो मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, NFL, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में दिखी थी, जो अभी कायम है। ये जो न्यू मूवर्स है, चंबल, कोरमंडल, GSFC, इनमें से कोई आपके रेडार पर रजत इस समय, जहां पर शायद एक लास्टिंग मूव दिखाई दे आगे? कि इस चार्ट में मुझको सबसे ज्यादा अभी जो दिख रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार, मद्रास फर्टिलाइजर काफी अच्छी नजर आ रहा है, और ये आप ऊपर में 18.5 तक भी जा सकता है। और इसके अलावा जहां तक मैंगलोर केमिकल्स का बात है, वो 59 क्रॉस करने के बाद में 61.5 62 तक जाते हुए दिखता है। बाकी हम इतना क्लोजली देखा नहीं है। स्पाइस जेट का चार्ट अगर आपने थोड़ा लंबा देखा हो, क्या लगता है आपको? देखिए बहुत ही लंबे वक्त के बाद, 6-7 साल के बाद ये भाव दिखाई दिए हैं ट्रिपल डिजिट में। मजबूती अभी भी काफी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छे खासे देखे जा रहे हैं। इस हफ्ते 9% चल चुका है और इस महीने करीब 35% चल चुका है, तो ये एक बात जरूर है कि अच्छी तेजी शायद बन चुकी है। लेकिन रजत, क्या लगता है? देखिए, अभी तो अप ट्रेंड है और ऊपर में 109.10 तक का प्रोजेक्शन भी बनता है, लेकिन
ये बिजनेस मुझको ठीक से समझ में नहीं आता है, कब रिवर्स टर्न करेगा फिर नीचे चला जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा दूरी रहता हूँ। एविएशन पर आपकी क्या राय है? ऑफकोर्स ये पूरा समर सीजन किक ऑफ हो रहा है, तो हमने देखा है थॉमस कुक जैसे प्लेयर्स एविएशन कंपनियों में तेजी, विच इज अ सीजनल फैक्टर, लेकिन बेस्ट पिक क्या? एविएशन में अभी अच्छा द बेस्ट पिक इज अवॉइड, मतलब ऐसा है कि इससे दूर है, क्योंकि उसका रीजन जैसे प्रदीप जी का, स्पाइस जेट ने बहुत लोगों को मायूस पहले किया, पेशेंस टेस्ट की, और अब जाके वो ट्रिपल डिजिट में आया तो उत्साह वापस आने लगा। तो ये वैसा है जैसे सुजलॉन में हुआ, जैसे आपके कई जीवी के GMR ये सब चीजों में होता है कि लोग जब थक जाते हैं उसके बाद ये चाल आना शुरू होती है। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा इनको कि ये बाकी अच्छे हैं और खराब है ये, बट इस स्पेस में अगर आपको लेवरेज करना है तो देखिए क्या हो रहा है, पैसेंजर, डोमेस्टिक पैसेंजर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, ट्रैफिक बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज हो रही है, अब नए एयरपोर्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो मैं तो ये देखूंगा कि एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी हैं जिनको फायदा होगा, तो या तो आप इंफ्रा स्पेस में से कोई हिस्सा लें या कैब गुड्स में। सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स पे एक चीज जो कॉमन हो रही है वो है ऑटोमेशन, जो जैसे एस्केलेटर्स और जो ट्रैवलेटर्स का जो लगाने का जो प्रणाली शुरू हुई है, कोई भी एयरपोर्ट या आप वो देखेंगे तो वहां पे एस्केलेटर के बिना काम होता ही नहीं है। तो लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, ये जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है कैपिटल गुड्स कंपनी में, उसमें एक मुझे कंपनी पसंद है। आई वुड रादर लुक एट प्ले दिस एयरपोर्ट एक्सपेंशन फ्रॉम दैट एंगल। भारत बिजली करके है, बहुत अच्छी सुलझी हुई कंपनी है, पर आप देखें तो मार्केट कैप से 500 करोड़ के नीचे है, और इस कंपनी की ट्रेडिशन हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़ी है, लंबी है, ट्रांसफार्मर्स भी बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, स्विच गेयर का भी काम अच्छा खासा है, और एलिवेटर्स में भी है। तो अब कोई जो जर्मन ब्रांड शिंडलर या और कोई लगाने से अच्छा मुझे लगता है कि जब एक्सपेंशन होगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सुविधाओं का खास करके, तो इस टाइप की कंपनी को बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दें। मैं इनफैक्ट यही पूछने वाली थी, जब इतने प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, क्या सरकार प्रेफर करेगी एक होम ग्रोन कंपनी को? खैर सरकार कमर्शियली डिसाइड करेगी, एंड ऑफ द डे इतना इसमें नेशनलिस्टिक वो तो नहीं है, बट इसका एडवांटेज भारत बिजली को क्या है, इनका जो R&D करके इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं अच्छा, वो बहुत स्टर्डी हैं, जो झेल सकते हैं मिसयूज, रफ यूज, हैवी यूज। अब जब आप जर्मन लिफ्ट्स और ये सब जो देखते हो इतनी सेंसिटिव होती है कि 3 बार कोई उल्टे सीधे बटन दबा दे तो रुक जाती है। तो क्योंकि वो एक अलग माहौल में डेवलप की गई चीजें हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज में ऐसा होता है, बट आप देखिए अक्सर एस्केलेटर रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं और बंद पड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उसमें खामी आ गई, वो हो गया। तो उस माहौल में इनको काफी एडवांटेज है मेरे हिसाब से, जो मेरे को इनके प्रोडक्ट्स समझने के बाद लगा। तो उस पर ऑफकोर्स इससे कोई मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऑर्डर बुक आ गई है इसलिए हो रहा है, पर आएगी, और ऐसे आप टाइम से लो तो अभी भी ये ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है अपने फाइनेंशियल। यहाँ पर एक मौका दिखता है आपको, इस बीच टायर स्टॉक्स तेजी से गिर रहे हैं। अपोलो देखिए, MRF या कोई भी स्टॉक आज की बैठक से लगता है कुछ नहीं निकलेगा, ये अंदाजा बाजार को लग रहा है, लेकिन इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। निफ्टी दिन के हाई से नीचे आता हुआ इस वक्त आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए आज का हाई था 9109, वहां से हम 20 पॉइंट नीचे हैं। तो क्या ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन हम देख रहे हैं वहां बाजार थक गया है और शॉर्ट करना चाहिए? क्या होगा यहां से आगे, हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मुदित गोयल SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के निफ्टी पे बाय कॉल दे रहे हैं। उनका कहना है 9060 पे स्टॉप लॉस लगाइए, 9160 के टारगेट आपको मिलेंगे। निफ्टी पर बुलिश हैं। वहीं समी भौमिक की राय भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई, ये भी कह रही है निफ्टी में तेजी करें। 9200 का समी ने टारगेट दिया है, 9055 के लेवल्स अगले 2 से 3 दिनों का ये ट्रेड है। रजत, आपकी क्या राय बन रही है? चाहता हूं, लेकिन आपकी बाकी एक्सपर्ट लोगों ने जितना ऊंचाई का टारगेट दिया है उसके सामने मेरा टारगेट थोड़ा कंजूसी दिखता होगा। मैं 9130 का टारगेट मानता हूं और 9079 मतलब 9079 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का कह रहा हूं। ये खुलासा कर देना चाहिए कि मैंने जब 9079 का स्टॉप लॉस लगाया उस टाइम पे 9100 था। फिर भी हम वही स्टॉप लॉस मान के ही खेलेंगे, अगर उसके नीचे चला जाए तो पोजीशन मेरा कट जाएगा। ओके, 9130 यह है टारगेट, बिल्कुल स्विंग हाई पे, और 9079 ये स्टॉप लॉस है, तो ये ज्यादा दूर नहीं है।
एक बहुत ही क्लोज कॉल लेने की कोशिश रजत की ओर से। तेजी जरूर करें लेकिन इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए 9130 के ऊपर निकल गया तो नया हाई किए बिना मानेगा नहीं, इसलिए रजत फिलहाल थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल एक स्टॉक बल्कि एक ETF पे नजर है इस वक्त मेरी, क्योंकि आज बड़ा एक्शन है। ये जो CPSE ETF हाल में इशू आया था वो आज लिस्ट हुआ है जी, और ₹1 की कमाई हो रही है लिस्टिंग के साथ ही, तो आज बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। क्या लगता है आपको कि निकलना चाहिए? जो स्टॉक्स है इसके अंदर ONGC, कोल, इंडियन ऑयल, गेल, पावर फाइनेंस, REC, कॉनकॉर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया, तो ये स्टॉक्स तो ऐसे भी अवेलेबल हैं, इन पे व्यू क्लियर होता है ये लोगों का। प्रदीप जी, इसमें सबसे बड़ी चीज मुझे ये नहीं समझ आई कि मैं क्यों इसके IPO में या NFO में पार्टिसिपेट करूं, जब पहले भी मिल रहा है, सेम चीज है। तो मतलब वो ओल्ड वाइन न्यू बॉटल वाला लोगों ने मुनाफा वसूल कर लिया लगता है। हाँ, तो ये तो और ये लोगों का वो है कि फ्रेश इश्यूएंस ऑफ एडिशनल इक्विटी है, बट द स्टॉक्स आर द सेम। मतलब पोर्टफोलियो में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ उसकी मात्रा बढ़ी है सप्लाई की। तो आई डोंट थिंक इससे फर्क पड़ता है। और इसमें जो इशू आया और आज लिस्टिंग हुई उसमें डिफरेंस ये है कि कुछ स्टॉक्स अपने नए ऊंचाइयों पे आ गए। कॉनकॉर को छोड़ के हर चीज 52 वीक हाई के पास है सर। तो ये तो मैंने पहले भी ध्यान से देखा। पहले वाला जो आया था उसमें आपको डिस्काउंट, यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये सब के कुछ दोहरे फायदे भी थे, उस लिहाज से एक यील्ड अच्छा था। बट अब ये इट इज जस्ट लाइक एनी अदर, मतलब कोई भी यूनिट आप ले, पुराना ले, नया ले, अब सब फंजिबल हो चुका है। सो मेरे हिसाब से कोई इसमें बहुत वो नहीं है दम, वो नॉवेल्टी प्ले नहीं दिखाई दे रहा है इस स्पेस में, इसीलिए वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। हमारे साथ DD शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, ऑफकोर्स पूरा इस समय फोकस अटेंशन तो एक्सपायरी पर है, लेकिन ये जो अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स चलने लगे हैं, हम पहले भी बात कर रहे थे, पेपर कंपनियों में तेजी है, कुछ चुनिंदा एजुकेशन स्टॉक्स भाग रहे हैं, फर्टिलाइजर काउंटर्स, ये जो स्मॉल और मिड कैप पर एक बार फिर से स्पेसिफिक काउंटर्स को चेज करने की कोशिश लग रही है। क्या यही स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी इस तरह के मार्केट में? देखिए, डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स आपको डाइवर्स सेक्टर से मिड कैप रेंज में और स्मॉल कैप रेंज में अवेलेबल है, और जहाँ मिड कैप ऐसे भी अवेलेबल हैं जो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, और साथ में ही कई सेक्टर्स में थीम भी हैं। जैसे आप फर्टिलाइजर सेक्टर की अभी बात कर रही थी, फर्टिलाइजर सेक्टर में थीम ये है कि अगले 2 सालों में गवर्नमेंट जब फार्मर्स को जो है डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने की पोजीशन में आ जाएगी, जिसकी की तैयारियां चल रही है, तो हो सकता है 2 साल के अंदर अंदर ये सेक्टर जो है डीकंट्रोल हो जाए, और डीकंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए बहुत फायदा होगा। तो उस कारण से और उस थीम के कारण बहुत सारे फर्टिलाइजर सेक्टर्स में मूवमेंट आ रहा है। साथ ही साथ पिछला जो मानसून है वो अच्छा गया है, और इसके चलते मैं समझता हूं कि वर्किंग जो है फर्टिलाइजर कंपनियों की सुधरेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बेटर हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजर सब्सिडीज का डिसबर्समेंट जो है वो पहले से काफी बेटर हो रहा है, पहले से टाइमली हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो उन सब का फायदा फर्टिलाइजर कंपनियों को मिल रहा है, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि GSFC, RCF, चंबल, इस तरह की कंपनियां जो है वो काफी पॉजिटिव है। ओके। इसके अलावा इस वक्त अगर हम देखें तो टायर स्टॉक्स पे कुछ देर पहले हमने जो नजर डाली थी, देखिए उनकी गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, और सीएट, अपोलो, MRF लग रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी तो नहीं लग रही, और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मदद नहीं मिलती है तो क्या इन स्टॉक्स से निकलना चाहिए? रजत, किस तरह से देख रहे हैं आप चार्ट पे, क्या संकेत हैं? अपोलो, MRF, JK, सीएट काफी तेजी से गिरे हैं आज। देखिए, ये हर एक स्टॉक रिसेंट पास देखेंगे तो ये काफी अच्छी मूवमेंट देके ऊपर आया था। अभी आप अपोलो देखिए कि सबसे बेहतरीन मोमेंटम जो दिखाता है दैट इज सीएट, जिसमें स्पेकुलेटिव पोजीशन भी ज्यादा बनता है, वो भी देखिए आज के दिन विद वॉल्यूम इट हैज कम डाउन। अभी कोई कारण से ये आज का जो लो था 1277, मैं मानता हूं कि 1280 के नीचे अगर ये जब चला जाएगा और क्लोजिंग बेसिस पे जाएगा तो ये और वीकनेस दिखाएगा। इसी तरीके से आप MRF देख लीजिए या तो अपोलो देख लीजिए, सभी में मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो अभी स्थिति है इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने से आपको नीचे दोबारा एंट्री मिलेगा। शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाइए, क्योंकि इन दिनों में लिक्विडिटी के चलते कोई भी सेक्टर में कुछ आ जाए तो बहुत जबरदस्त ऊपर की तरफ रैली होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे लेने की उम्मीद कीजिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगा कि नहीं आएगा, आप उसके ऊपर अभी तो कुछ
शर्मा जी, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लग रही तो क्या इन स्टॉक्स से निकलना चाहिए? देखिए, इनको फायदा यहां से नहीं तो वहां से होता ही है। रबर के भाव बहुत तेजी से टूटे हैं, 15% के आसपास, जहां तक मुझे ध्यान आता है पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो इनकी कॉस्ट तो कम हो रही है, फिर तो मुनाफा बढ़ना ही चाहिए। देखिए, डेफिनेटली एक तो नेचुरल रबर की प्राइसेस कम हो रही है और साथ ही साथ जो क्रूड का ट्रेंड है वो भी सॉफ्ट चल रहा है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वहां पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, बल्कि वहां फायदा हो सकता है। तो उसका जो फायदा है वो टायर इंडस्ट्री को जरूर मिलेगा आने वाले सालों में। साथ ही साथ एक्सपोर्ट का बेनिफिट यूएस मार्केट के लिए हो या नहीं हो, क्योंकि हमारी बालकृष्ण इंडस्ट्री को छोड़ के कि जो कि ऑफ रोड टायर्स को बिग वे में यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट करती है, बाकी लोगों का मेरे ख्याल से फोकस जो है वो डोमेस्टिक मार्केट है। और डोमेस्टिक मार्केट में ऑटो की ग्रोथ के साथ साथ जो है टायर इंडस्ट्री की ग्रोथ चलती रहेगी। रिप्लेसमेंट डिमांड भी है वो बरकरार रहेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो रिप्लेसमेंट डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल टायर सेक्टर के लिए सिनेरियो अच्छा है। कोई भी बड़ा करेक्शन आता है तो टायर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज भी टायर के जो वैल्यूशंस हैं टायर सेक्टर की कंपनियों के, वो कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव या रिच नहीं है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी टायर कंपनियों में जरूर ढूंढनी चाहिए इस समय। काउंटर्स थोड़े से हल्के होते हुए गॉडफ्रे फिलिप्स एक काउंटर जिसमें काफी तगड़ी मूव देखने को मिल रही है, 6% ऊपर। प्रकाश, आपको याद होगा 10-15 दिन पहले हम बात कर रहे थे, जो सेस लगा था, लगने की बात हो रही थी जीएसटी में, और वो लार्जली रेवेन्यू न्यूट्रल माना गया था। उसके बाद स्टॉक्स में तेजी आई, फिर कुछ करेक्टिव मूव, लेकिन ये फिर से काउंटर 1200 पर। देखिए, एक तो ये लिक्विडिटी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो जब थोड़ी बहुत भी बाइंग आती है तो ये असर दिखता है। और हुआ ये है कि आईटीसी और वीएसटी दोनों री रेट हुए हैं एक के बाद एक, तो तीसरा खिलाड़ी यही दिखता है लोगों की नजर में। और टोबैको का समझ जो लोगों को अब समझ आने ये लगी कि चाहे जीएसटी में 10% की सीलिंग रहे, सिन टैक्स आए नहीं आए, इनके सेल्स पे थोड़ी बहुत असर पड़ जाती है। प्राइसिंग पावर तो इनसे जाती ही नहीं है, तो वो उसका फायदा इनको मिलता ही मिलता है। तो रो धो के फिर वहीं आप आ जाते हैं घूम फिर के कि भाई पैसा तो यहाँ बनेगा। बट वैल्यूएशन के हिसाब से इफ यू हैव टू बाई टोबैको एज अ बिजनेस, तो आई थिंक आईटीसी एनी डे इज स्टिल बेटर। और जो टर्न अराउंड सिचुएशन, कंसोलिडेशन आ सकता है इस इंडस्ट्री में आगे चल के, वो एक गोल्डन टोबैको का नाम हमेशा जहन में आता है, जो बिक सकता है अगर प्रमोटर चाहे तो। प्रमोटर्स ने कोई ऐसी वो इंडिकेशन तो कभी दी नहीं है दालमिया ग्रुप की जो कंपनी है, बट अगर कहीं होता है कंसोलिडेशन जो फोर्स हो सकता है इस इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ स्केल, तो एक गोल्डन टोबैको में अपसाइड ज्यादा रहेगी। टाटा पावर एक स्टॉक देखिए, नया 52 वीक हाई आज फिर से बनाया है स्टॉक ने, करीब 25-30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ। लेकिन दरअसल रजत, ये मेरे ख्याल से करीब 2 साल का हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या कॉल देते हैं आप? देखिए, इसका क्वार्टरली मंथली चार्ट में तो ट्रेंड अभी एकदम क्लियर अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड चलता रहेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 5 दिन का जो हाई था उसको तोड़ के आज ऊपर की तरफ चला है। 92 क्रॉस करने से हो सकता है कि 95 तक भी जा सकता है, बट इसमें इट्स अ वेरी स्लो मूवर, इसीलिए इसमें ज्यादा उछल के ऊपर चला जाएगा ऐसा मत मान के पोजीशन बनाइए। कोई अगर पोजीशन अभी बनाएंगे तो 86 रुपया 50 पैसा के नीचे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 92 तक उम्मीद करके ये पोजीशन आप ले सकता है। 92 क्रॉस करे तो फिर 94, 50, 95 तक उम्मीद कीजिए। देखिए, आप मंथली क्वार्टरली चार्ट चूंकि देखने लगे तो मुझे ये दिख रहा है कि टायर जो हम बात कर रहे थे वो धीरे धीरे उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो पहले कर रहे थे, और पावर जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, आप टाटा पावर की बात कीजिए तो अब आउट परफॉर्म करने लगा है। पिछले साल भर का रिटर्न आप देखिए तो ये निफ्टी से बेहतर रिटर्न दिया है। तो क्या टायर से निकल के पावर में जाने की सलाह होगी रजत? आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। मैं तो बोलूंगा कि टायर से निकल के पावर में जाने से रिस्क भी कम है, क्योंकि पावर स्टॉक्स में उतना वोलेटिलिटी है नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है, अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहे और आपको बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है तो इसमें चले जाइए। यहाँ पे रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम होगा, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स मिलते दिखाई देंगे। कुछ और काउंटर जिनमें हमने देखा है थोड़ा थोड़ा करके मूव आ रहा है। केएसबी पंप्स एक शेयर जिसमें 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम्स कम रहते हैं स्टॉक में, वही आज स्थिति देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आपके लेकर आएंगे, 14,000 शेयरों का ही ट्रेड हुआ है।
लेकिन 3% ऊपर के एसपी पंप्स इस समय ट्रेड करता हुआ। बालाजी एक काउंटर जिसमें हमने देखा है सुबह से काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है। तो ये अलग अलग आइडियाज पर बाजार फोकस करता साफ दिखाई दे रहा है। एक और काउंटर इनफैक्ट रजत जिसमें हम देख रहे हैं सुबह से थोड़ा सा ट्रैक्शन है, वो है जुबलेंट लाइफ, इवन सो टोरेंट फार्मा कंपनियों में ऑफकोर्स बड़ी खबर तो डिशमन की तरफ से आई थी, लेकिन चार्ट्स पर टोरेंट जुबलेंट में कुछ लास्टिंग मूव दिख सकता है, आगे तेजी की जा सकती है क्या? देखिए इसमें अभी ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। इस लेवल पे अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा वही थोड़ा सोच के देखना पड़ेगा। जहां तक जुबिलेंट लाइफ का सवाल है, इसका चार्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना बढ़िया चार्ट में प्रॉब्लम यही है कि थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद में अभी इसमें फिर से बिकवाली आने की संभावना पैदा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये ऑलरेडी काफी ऊपर चल चुका है तो फिर प्रॉफिट बुक किया जाए। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो 825 के आसपास में हाई बनाया था वहां पे कुछ लोग पोजीशन लिए थे और फंस गए, तो वो लोग की सप्लाई आने की पॉसिबिलिटीज अभी क्लियरली दिखता है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज ने आज नया 52 वीक हाई बनाया था, वहां से हालांकि ये 4% नीचे है, लेकिन पिछले कुछ ही मिनटों में 10 मिनट में आप देखिए 1-1.5% का बड़ा स्विंग आया है और वॉल्यूम औसत से करीब 50-60% ज्यादा बन रहे हैं। शर्मा जी क्या राय देंगे आप? इस महीने 25 से 30% के रिटर्न तो दे चुका है ऑलरेडी। जी हाँ, लेकिन पेपर इंडस्ट्री के अंदर मेरा पिक बल्लारपुर नहीं है। मैं समझता हूँ बल्लारपुर को मैं ट्रैक भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ साथ इस साल यानी कि 17-18 में सेकेंड हाफ तक मैं समझता हूँ पेपर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो जाएगी, और ऐसे में जो कंपनियां पहले से ही अच्छी परफॉर्म कर रही है वहां परफॉर्मेंस और ज्यादा सुधर जाएगी। और मेरा टॉप पिक इस सेक्टर के अंदर जो है TNPL रहेगा, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर्स, और उसके बाद में अगर आप चाहें तो वेस्ट कोस्ट पेपर जैसी कंपनियों को भी जो है ले सकते हैं। कल आपको याद होगा इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज थोड़े से ठंडे हैं, लेकिन इंटरेस्ट है। जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि इन काउंटर्स में आप पोजीशन ले सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस समय कहां पर पोजीशन लेनी है, वो क्या होगी, तेजी या फिर मंदी के सौदे? BTST ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे हमारे जानकार इस समय कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को। सबसे पहले राय आपके लिए हाजिर करते हैं पुनीत किंड्रा की, और ये कह रहे हैं टाटा मोटर्स के DVR में तेजी की पोजीशन लेकर चले। पुनीत ने टारगेट दिया है 292 का और उसके बाद 295 का। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 280 का रखे। इसके साथ ही एक और टाटा ग्रुप कंपनी इनको पसंद है, वो है टाटा केमिकल्स। 582 का स्टॉप लॉस रखिए। यहां पर टारगेट रहेगा 605 पहले और उसके बाद 610 का। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के सेंचुरी टेक्सटाइल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 1020 के, टारगेट 1080 के। दूसरी बाई कॉल है इनकी इंटरग्लोब एविएशन पे। 1010 का स्टॉप लगाएं और 1065 के टारगेट के लिए आप यहां भी तेजी करें। रजत आपके BTST? एक FMCG कंपनी ब्रिटानिया, उसको मैं 3330 के नीचे स्टॉप लगाने की बोल रहा हूं, और ऊपर में टारगेट 3380 से लेके 3393। ये मुझको FMCG स्पेस में सबसे बेहतरीन कंपनी समझ में आ रहा है फिलहाल जो ट्रेंड दिखाते हैं। और एक्सिस बैंक का 494 के नीचे स्टॉप लगाइए। 510 और 514 ये दोनों टारगेट मान के एक्सिस बैंक BTST कर सकते हैं। दोनों ही बाई कॉल है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कल के दिन भी ऊपर की तरफ ही मूवमेंट होगा। ओके प्रकाश, पक्का है एक्सिस की खबर नहीं आएगी कल? देखिए BTST भी हो गया, आप तो इतना मोमेंटम है। नहीं तो मोमेंटम तो डेफिनेटली कुछ भी चीज में कैसे भी हो सकता है, बट बुनियादी तौर पे ऐसा कोई ट्रिगर अभी लग नहीं रहा है। और जो ऑब्वियस होता है वो नॉर्मली इन चीजों में होता नहीं है। अगर एक्सिस का नाम पिछले हफ्ते से चल रहा है तो उसके अलावा बाकी सबके पॉसिबिलिटी मुझे अब ज्यादा दिख रही है, एक्सिस की नहीं। शर्मा जी आपको क्या लगता है कल कोटक महिंद्रा बैंक से क्या अनाउंसमेंट आएगी? देखिए ये तो एक गैस वर्क है, और अब NBFC में तो डेफिनेटली जो है सबसे ऊपर नाम महिंद्रा फाइनेंशियल का ही चल रहा है। लेकिन अगर और कोई डार्क हॉर्स का नाम लेना हो तो मुझे लग रहा है कि कर्नाटका बैंक जो है वो भी एक टारगेट हो सकता है। एक और नाम आता हुआ। लेकिन इस समय आप देखिए M&M फाइनेंशियल जो काफी एक्टिव था, ये हल्का सा कूल ऑफ कर चुका है। अब सिर्फ 2% ही ऊपर रह गया है। और भारत फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो पूरी तरह पिट रहा था कुछ देर पहले, ये भी
निचले लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, तो अब महज 2-2.5% की ही गिरावट रह गई है। तो काफी वॉलेटिलिटी और काफी अटकलें जरूर डेफिनेटली इस स्पेस में लगाई जा रही है। आयशा मोटर्स एक स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी आई है, 2% का उछाल पिछले 10 मिनटों में, मेरे ख्याल में वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। है तो वैसे ये 25,000 वाला शेयर, लेकिन इस तरह का मूव आना काफी इंटरेस्टिंग है। रजत, क्या नोटिस कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है, जिस ब्रेकआउट के चलते ये जो पुरानी अक्टूबर के आसपास में जो 26,500 के लेवल का जो हाई बना था उसी की तरफ प्रोजेक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये जिस तरीका का कापन हैंडल फॉर्मेशन बनाया है उसका टारगेट 26,500 ही आता है। तो उम्मीद करिए कि कुछ दिनों पहले जो 25,200 का हाई बनाया था उसको अगर पार करके चलने लगे तो आप पोजीशन बनाइए, और ऐसे ही 24,900 के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 26,500 का टारगेट मान के इसमें पोजीशन फिर भी बनाया जा सकता है। ये चार्ट देख के भी अच्छा लग रहा है, आज के दिन वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, तो दिस लुक्स लाइक अ गुड बुलिश कैंडिडेट। ओके, अच्छा एक स्टॉक देखिए कोहिनूर फूड्स का। रजत, ये अच्छी करेक्शन के बाद कंसोलिडेट होके अब लगता है कि बेस बना के ऊपर चलने की तैयारी में, और इस पर नजर इसलिए आज पड़ रही है क्योंकि जिस तरह से एडिबल ऑयल पे थोड़ी छूट दी है सरकार ने एक्सपोर्ट की, उसके बाद जो हमने बातचीत की तो कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आप राइस पे फोकस कीजिए ऑयल के मुकाबले। क्या ये स्टॉक आपको लगता है कि यहां से चलेगा? राइस पे फोकस करिए, ऑयल के बदले वो बोल सकेंगे कि नहीं, उतना नहीं मालूम, लेकिन इसमें एक छोटी सी रिवर्सल सिग्नल आया है। बट आज जो हाई दिखाया था उसी के आसपास बंद कर दिया होता तो अच्छा होता। अभी थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ कर रहा है, क्लोजिंग के टाइम में एक रिकवरी हो सकता है, बट इसमें एक आइलैंड रिवर्सल सिग्नल था ऊपर में जनवरी फरवरी के टाइम पे। वो आइलैंड रिवर्सल सिग्नल जब तक ये नया हाई बनाए और उसके ऊपर चले जाए तब तक नेगेट नहीं होगा, इसीलिए ऊपर की लेवल पे फिर से बिकवाली आएगा, ऐसा ही सोचिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राइस पे फोकस कीजिए। राइस पे फोकस करके कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट। प्रकाश, आपका कोई भी है इसमें? कोहिनूर डजंट फिट इनटू माय स्कीम, मतलब इसका मेरे को बिजनेस मॉडल जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं लगता जो आपका बाकी एलटी फूड्स और केआरबीएल का, और अंडर वैल्यू तो कोई नहीं है। तो ये जो चाय चीनी चावल वाला जो त्रिपुटी है, इसमें एक एक करके हर चीज में तेजी आई। कमोडिटी साइकिल का हमेशा ऐसे ही रुख रहता है, तो इससे आगे कितनी और कमाई है। बट जो कंपनीज इनका काम करती है, प्रोसेसिंग करती है, इसमें ट्रेडिंग करती है, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें कई अच्छे नाम आपको मिलेंगे उस सूची में। समय होगा तब इसमें विस्तार से डिस्कस भी कर पाएंगे, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक राइस स्टॉक्स आर ऑल्सो क्वाइट वेल प्राइस्ड। 3.5% ऊपर एलटी फूड्स, कोहिनूर फूड्स में काफी एक्शन देखने को मिला है। तो ये कुछ एक्टिव काउंटर्स हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उस पर एक चेक लेंगे। इनफैक्ट इन्फीबीम आपको याद होगा 2-3 दिन पहले काफी एराटिक मूव्स दिखा रहा था, ये स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ 1% इसने गंवाए हैं पिछले आधे घंटे में। साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर बालाजी जैसे काउंटर्स जो काफी एक्टिव थे, कूल ऑफ आ रहा है ऊपरी लेवल्स पर। स्पेसिफिक काउंटर्स जो काफी दिनों बाद रनअप दिखा रहे थे, लेकिन पीएफसी आरईसी जैसे काउंटर्स में इंटरेस्ट है शर्मा जी। इनफैक्ट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काउंटर्स रेडार पर रहे हैं। पीएफसी आपकी स्क्रीन पर अब 1.5% का स्पाइक दिखाता हुआ, आरईसी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इस पेस पर या फिर इन दोनों में से क्या आपको लग रहा है एक प्रेफर्ड ट्रेडिंग कॉल या फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल लिया जा सकता है इस समय? देखिए, शॉर्ट से मीडियम टर्म तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूं कि आरईसी और पीएफसी दोनों जो है अच्छे पिक्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टॉक्स में मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी अच्छा है। और जिस तरह से गवर्नमेंट के प्लान्स है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के या ओवरऑल जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके, तो उसके चलते इन कंपनियों के लिए ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है। और साथ ही साथ जिस तरह से ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, उदय योजना के कारण जो है वो स्टेट डिस्कॉम्स की सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, उसके कारण इन कंपनियों को फायदा होगा। और वैल्यूएशन वाइज ये काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं, तो डेफिनेटली जो लोग 1-2 साल के व्यू से लेना चाहते हैं उनके लिए दोनों काउंटर्स में अपॉर्चुनिटी है। गुजरात फ्लोरो पे अगर आप नजर डालें, यहां पर नए 52 वीक हाईज आज बने हैं और वहीं पे क्लोजिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। कुल वॉल्यूम आज करीब
2.5 गुने के आसपास रहे हैं औसत के मुकाबले। प्रकाश, आप ट्रैक करते हैं? देखिए, इस कंपनी में करीब मुझे याद हो तो 10-12 दिन पहले ये खबर आई थी कि शायद यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग, ये होल्डिंग कंपनी है आइनॉक्स ग्रुप की, मतलब सबसे पुरानी कंपनी इनकी जो है। अब वो उसमें 2 बिजनेसेस जो है बहुत क्लियर विजिबल ग्रोथ वाले हैं, एक आइनॉक्स लेजर हो गया और आइनॉक्स विंड हो गया। अब ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग की जो वो है और जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो भी घट जाएगा, और इनका जो प्योर केमिकल बिजनेस जो है, फ्लोरोकार्बन्स का जो बिजनेस है, उसमें भी अच्छी खासी अपसाइड है जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से प्राइस नहीं है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज आइनॉक्स लेजर का जो आप मूव देख रहे हैं, पीवीआर के साथ साथ जो गैप है वो कम होते जा रहा है और आइनॉक्स जल्दी बढ़ रहा है, उसका फायदा भी इस पे रब ऑफ नहीं हुआ। तो काफी पॉजिटिव चीजें हैं इसमें समझ में जो आ रहा है। तो इसका री रेटिंग वाला कैंडिडेट है फंडामेंटल चेंज लेना चाहिए या गुजरात फ्लोरो? मेरे हिसाब से आइनॉक्स लेजर की जो बढ़त है वो इतनी ड्रामेटिक नहीं रहेगी जितनी गुजरात फ्लोरो की रहेगी। रहेगी दोनों में, तभी एक दूसरे को मतलब हाथ पकड़ के ऊपर जाएंगे दोनों, बट आइनॉक्स लेजर कुड प्रोबब्ली बी मोर ग्रेजुअल। ओके, लेकिन मदरसन सुमी एक स्टॉक जिसमें फिर से कुछ हरकत देखने को मिल रही है। रजत, चार्ट्स पर बताइए, 372 पर है, 1-1.5% अब बढ़ने लगा है फिर से, क्या करें? ये एक स्टेडी अप ट्रेंड में है हर्षदा, इसमें आप पोजीशन बना के बैठ जाइए, ऊपर धीरे धीरे चलता है और छोटी सी जो फ्लक्चुएशन होता है डेली ट्रेडिंग के अनुसार, उसके ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए, ऊपर जाएगा, ऐसा ही इसमें बने रहना चाहिए। ये अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और पुरानी जो इंटरमीडिएट टर्म करेक्शंस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी उसका जो टॉप था उसको पार करके चलने लगे हैं। अभी फिलहाल 395 से 400 तक उम्मीद कीजिए, आने वाले दिनों में हो सकता है इसी तरीके का मूवमेंट जारी रहेगा तो और भी ऊपर जाएगा। दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट, इवन नाउ इन द इंटरमीडिएट टर्म, मतलब 1.5 से 2 महीने के नजरिया लेंगे तो भी अच्छा लगता है। शर्मा जी, डिशमैन फार्मा पे आज तो सर्किट लगा है अप्रूवल की वजह से, लेकिन क्या राय देते हैं आप? देखिए, डिशमैन फार्मा को आज जो अप्रूवल मिला है और उसके चलते जो ग्रोथ पोटेंशियल नया आया है उसके कारण डेफिनेटली सर्किट लगा है, लेकिन अदरवाइज भी ये कोई बहुत महंगा शेयर नहीं है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव हैं और इस नई अपॉर्चुनिटी के खुलने के बाद में मैं समझता हूं कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो डाउनसाइड यहां से काफी कम है और अगर किसी का 12 महीने का व्यू हो तो यहां से अभी भी मैं समझता हूं कि काफी अच्छी अपसाइड मिल सकती है। फिनोलेक्स केबल्स में आज लेकिन 4% की तेजी, और मुझे याद है कल भी ये स्टॉक काफी एक्टिवली ट्रेडेड था। इनफैक्ट 15% के रिटर्न्स ओवर द मंथ देखने को मिल रहे हैं। प्रकाश, कोई अंदाजा, क्योंकि 511 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये कोई न्यूज हो तो मुझे पता नहीं क्योंकि कोई सुना नहीं है, बट फंडामेंटली इसमें इंटरेस्ट ये सारे सेक्टर में जो आ रहा है, जो शर्मा जी जैसे कह रहे थे, उदय की स्कीम देखो, ये देखो, तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपेंशन जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें सारे, और केबल कंपनीज में एक चीज और जो हुई है, जो जैसे केईआई इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक केबल्स वाले उनकी बात कर रहा हूं, उनकी री रेटिंग इतनी बढ़िया दिखती हुई नजर आ रही है कि ये वन ऑफ भी नहीं है, कंटिन्यूड बेसिस पे इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स और पी मल्टीपल एक्सपेंशन दोनों का हो रहा है। तो उस लिहाज से ये रह गया था क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी खासी बढ़त इसमें आई हुई थी कि लोगों को शायद हुआ कि ओवर प्राइस है, तो हो सकता है एक री रेटिंग वहां पे हो। जो यूनिवर्सल केबल्स है, फिनोलेक्स है, इस समूह की जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसमें एक री रेटिंग की वजह से होगा। बट आई थिंक यहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी एक्सपेक्टेड था, उसके चलते हुए शायद उम्मीद बन रही होगी, बट देयर इज नो हार्म इन होल्डिंग ऑन फॉर सम मोर गेन्स। शॉपर स्टॉक को क्या हो गया? 2.25 लाख शेयर सिर्फ खरीदे गए हैं और 9.5% का मूवमेंट दिखा रहा है। वो थॉट बोर्ड देखें आपके सामने, शॉपर स्टॉक फिलहाल ये देखिए नीचे से ऊपर, ये 5% नीचे था, 6% नीचे था शायद, और वहां से अब 3.5-4% ऊपर आ गया है और कुल 2.25 लाख शेयर्स के ट्रेड से ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 9% का स्विंग है दरअसल यहाँ पे। रजत, क्या कहते हैं इसके चार्ट्स? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि 360 से लेके 380 इसके सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन बिल्डअप हुआ था अक्टूबर नवंबर के बीच में, अभी उसी के आसपास पहुंचना था क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, वो ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं अभी।
ये लेवल से 380 पर करके जाने के पहले मुझको लगता है फिर एक बार नीचे आएगा और उसमें 340 345 उस लेवल पे अगर आप खरीदारी का सोचेंगे तो अच्छा है। इस लेवल पे खरीदारी मत कीजिए। रिटेल काउंटर्स में वी मार्ट में फिर से कुछ हरकत बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही एवेन्यू सुपरमार्केट भी चेक कर लेते हैं, वहां पर किस तरह का एक्शन है। वो करीब 2-2.5% ऊपर और वी मार्ट जैसे काउंटर्स में कुछ ट्रैक्शन। शर्मा जी, क्या सलाह बन रही है रिटेल पर, क्योंकि डी मार्ट के इशू के पहले तो काफी स्टॉक्स में तेजी बनी थी, अब वी मार्ट थोड़ा सा 700-800 के आसपास टिक रहा है, आज 5% का उछाल। एवेन्यू खुद 628 के आसपास है। फ्यूचर रिटेल लेकिन काफी कूल ऑफ कर चुका है उन दिनों से। क्या पोजीशन रखेंगे, क्या निकालेंगे? नहीं, देखिए मेरा व्यू ये है कि डी मार्ट या एवेन्यू सुपरमार्केट जिसको बोल रहे हैं, वहाँ तो वैल्यूशंस काफ़ी रिच हैं और जिनका व्यू शॉर्ट से मीडियम टर्म का है उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का 2-3 साल 5 साल का व्यू है वो डेफिनेटली क्वालिटी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वहाँ बने रह सकते हैं। और रिटेल जो सेगमेंट था पूरा उसकी इस इशू के साथ साथ और इस इशू की लिस्टिंग के समय तक मैं समझता हूं कि एक तरह से पीक वैल्यूएशन आ चुके थे, तो उसके बाद में अब इमीडिएटली चूंकि बढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो इसलिए ट्रेडर लोग वहां प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और वही मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिनका 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल जो है रिटेल में भारत में बहुत ज्यादा है। पेट्रोनेट LNG एक स्टॉक देखिए जो बहुत तेजी से गिर रहा है, यहाँ पर बिकवाली आई है बहुत तेजी के साथ। एसएल प्रोपैक में करीब 14-15 लाख शेयर्स की सेलिंग आई है और ये भी बहुत जोरों से गिरता हुआ आपको नजर आएगा। सेंट्रल बैंक एक और स्टॉक है जहां पर तगड़े वॉल्यूम के साथ बिकवाली आती हुई और ये भी कमजोर। M&M फाइनेंशियल्स में इनफैक्ट आखिरी मिनटों में करीब 15 लाख शेयर्स बेचे गए हैं आखिरी आधे घंटे में। दिन के कुल कारोबार का करीब 15% और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लगता है ऊपर के लेवल से M&M फाइनेंशियल्स में आती हुई दिखाई दी है। देखिए थोड़ा नीचे आकर बंद हो रहा है। कई ऐसे काउंटर्स हैं लेकिन प्रदीप जिनमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। दिग्गजों में आयशा मोटर्स 2.5% की बढ़त, टाटा मोटर्स के डीवीआर में पिछले 15-20 मिनटों में और तेजी आई है। एशियन पेंट्स अब 1060 के आसपास दिखेगा, इसमें करीब 1% का मूव। तो ये दिग्गज काउंटर्स हैं जिन्होंने 9100 पर निफ्टी को टिकाए रखा है। M&M, इन्फोसिस, टाटा पावर, बजाज ऑटो, ये कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा काफी ट्रैक्शन देखने को मिला। याद रखिए आज वो BS3 नॉर्म्स पर आउटकम भी आ सकता है कि कंपनियों के पास जो BS3 व्हीकल्स अभी भी मार्केट में है या फिर इनके स्टॉक में है उस पर कोर्ट क्या कहता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग अपडेट। और इससे पहले हम देख रहे हैं इन काउंटर्स में फिर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दिन की समाप्ति 61 पॉइंट ऊपर 9100 के ऊपर हम टिक पाए हैं, ये एक पॉजिटिव है। 176 अंकों की बढ़त सेंसेक्स ने दिखाई। मिड कैप्स में पूरा जोश, 100 अंकों का उछाल और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिका है। तो अच्छी तेजी पर बाजार ने आज दिन की समाप्ति दिखाई जरूर है। प्रकाश, आप उम्मीद करें मोमेंटम और बिल्ड करेगा थर्सडे तक, एक्सपायरी तक? हो सकता है। और अब जो इंटरेस्टिंग मूव आज के मार्केट में लगा कि जो कल नहीं था कि मिड कैप्स में भी पार्टिसिपेशन अच्छा खासा गहरा रहा है और आपको हो सकता है शुक्रवार से तो नई सीरीज में तो 15 और नए नाम जुड़ने ही है उसमें, तो वहां भी अच्छा रुझान, मतलब एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि ऊपर जाएंगे, बट डेफिनेटली मार्केट में काफी एपेटाइट है। आई वुड बी सरप्राइज आज आंकड़े जो DIs के इतने नेगेटिव रहे हैं इतने समय से वो नेगेटिव आए, तो एक थोड़ी सी राहत सी महसूस होगी और यस मोमेंटम अभी भी जारी रह सकता है। शर्मा जी, पिछले हफ्ते 10 दिन में जो थोड़े झटके लगे ऊपर के लेवल से, उससे तेजी करने वालों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल रहा है। लेकिन आप देखिए, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया भी कि अगली सीरीज में भी 9000 के लेवल पर तगड़ी पुट राइटिंग हो चुकी है और अब कॉल वहां बन रहे हैं 9500 पे। तो क्या इस सीरीज से भी बेहतर अप्रैल सीरीज होने की उम्मीद करेंगे आप? देखिए, चांसेस तो यही है कि अगली सीरीज बेहतर होगी यहाँ से, और उसके कारण ये है कि एक तो हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमारी प्रॉफिट बुक कर रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कभी भी एग्रेसिवली ना तो प्रॉफिट बुक करती है ना बाइंग करती है, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। FIIs लगातार बाइंग कर रही है, तो FIIs की बाइंग का हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और FIIs की बाइंग लगातार चालू है। और रुपया चूंकि स्ट्रांग है तो मैं नहीं समझता हूं कि FII की बाइंग के अंदर कोई जो है रुकावट आ पाएगी।
मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो इंडिया के लिए बेहतरीन बने हुए हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बेहतरीन है। तो इन सब के चलते मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि कोई बड़ी सेलिंग या कोई बड़ा सेल ऑफ मार्केट के अंदर आ सकता है, और ऐसा नहीं होता है तो अल्टीमेटली मार्केट जो रेंज है अभी 9,000-9,200 के बीच की, वहां कंसोलिडेट होकर के अगले सीरीज में किसी भी समय जो है वो अपसाइड में ब्रेकआउट हो सकता है, और ये ब्रेकआउट बहुत पावरफुल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, और प्रकाश आपका भी हमारे लिए समय निकालने के लिए। रजत आपसे भी इजाजत लेंगे और साथ ही आपको बता दें फाइनल क्लोजिंग क्या है। 9100 पर निफ्टी जाकर टिका है, 56 या 55 अंकों की बढ़त पर आज दिन की समाप्ति होती हुई। ऐसे में स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच। अब हेमंत फॉर्म में है, 3% के रिटर्न्स उन्होंने आज कमाए हैं। कल आपको याद होगा 4% तक की कमाई हुई थी। नीरज ने लगभग 2% के रिटर्न कमाए हैं। तो इस बाजार में तेजी का फायदा मेरे ख्याल में इन कैप्टन्स के हाथ भी लगा है। वेंकीज 10% के अपर सर्किट पर जाकर टिका, ये हेमंत की टीम में शामिल। कोहिनूर फूड्स इनका टीम का हिस्सा था। TBZ और जायकॉम जैसे शेयरों में भी हमने देखा 3 से 5% की तेजी आज के सत्र में बनी। अब नीरज की टीम में क्या चला है? रुचि सोया, टेक्नोफैब इंजीनियरिंग, पिनकॉन स्पिरिट्स और एस्टेक लाइफ साइंसेज, ये स्टॉक्स है नीरज की टीम के। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।